हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, आज हमारा मैपिंग के सीरीज में ना ये बोल सकते हो वन ऑफ द लास्ट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि इससे हमारा पूरा लैंडमास तो कंप्लीट हो गया यार। इस लेक्चर के बाद अब बचेगा सिर्फ हमारा ओशन का सरफेस। उसमें भी देखते हैं, हो सकता है अगले लेक्चर में खत्म हो जाए हमारा मैपिंग का सीरीज भी, है ना। बढ़िया खुशी मिल रही है क्या? जिसने इस सोर्स को पूरा कंप्लीट अच्छे तरीके से फाइंड आउट किया है ना, उसका मैपिंग सच में बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो कोई डाउट की बात ही नहीं है उसमें, मतलब डाउट कभी करना ही मत इस चीज को लेके। फिलहाल हम आज के टॉपिक में इंडिया एंड इट्स नेबर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब यहां पर एक बात ध्यान देने वाली ये है कि यहां पर इंडिया एंड इट्स नेबर की बात है, तो यहां पर इंडिया को हम क्या करते हैं, अपने इंडियन ज्योग्राफी में शिफ्ट कर देते हैं। तो यहां पर बेसिकली हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम लोग नेबर्स के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया के बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। इंडिया के बारे में क्योंकि हमें डिटेल में बहुत ज्यादा पढ़ना है, और इंडिया के मैप के बारे में आप लोग को बहुत सारी चीजें तो वैसे भी पता ही रहती हैं, है ना। मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊंगा अभी तो भी उतना कुछ अच्छा आपको समझ में नहीं आएगा। तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन फाइंड आउट द नेबरिंग कंट्रीज। हम लोग ऐसे ही लिखते हैं कि यहां पर हम लोग बेसिकली बात कर रहे होंगे नेबरिंग कंट्रीज के बारे में। नेबरिंग कंट्रीज जब भी हम पढ़ रहे होंगे तो इसमें जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है उन नेबरिंग कंट्रीज में से पहला आता है आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को हमने नहीं पढ़ा था, है ना, ऊपर नीचे सब पढ़ लिया है भाई साहब हमने। दूसरा आता है पाकिस्तान, फिर आएगा हमारा नेपाल, फिर छोटा छोटा सा है भूटान में नहीं पढ़ा रहा हूं, भूटान में ऐसा कुछ है ही नहीं पढ़ने के लिए, है ना। उसके बाद आएगा अपना हल्का सा बांग्लादेश, इसमें भी कुछ खास नहीं है। एंड अगेन वी आर लेफ्ट विथ म्यांमार। इन्हीं के रेस्पेक्ट में हमें आज बात करनी है ना। तो एक एक करके देखते हैं जरा हम लोग फटाफट से। कोई भी डाउट तकलीफ हो यहां पर आ जाना, रिजॉल्व हो जाएगी भाई साहब। तो बेसिकली अगर हम लोग अपने मैपिंग की तरफ हम अपने इंडिया को एक बार ध्यान से देखते हैं तो इंडिया के आजू बाजू हमें कितनी कंट्रीज दिखती है भाई, अगर हम लोग इस चीज को काउंट करें जरा। तो मैं सबसे पहले तो यार देखो, एक ये दिख रहा पाकिस्तान। अफगानिस्तान हम इसलिए मानते हैं क्योंकि ये छोटा सा यहां पर इस बॉर्डर के चलते हम लोग बोलते हैं कि यार देखो मिल तो रहा है। हालांकि अभी ये जो हिस्सा है पूरा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर गिलगिट बाल्टिस्तान वाला रीजन है, तो वो अभी फिलहाल के लिए कौन कंट्रोल कर रहा है? पाकिस्तान कंट्रोल कर रहा है, बट इट इज क्लेम्ड बाय इंडिया। तो इसीलिए जब इंडिया ने क्लेम किया, इंडिया अपने मैप में दिखाता है, तो उस मैप में तो अफगानिस्तान से बॉर्डर लगता है ना इसका, ताजिकिस्तान से नहीं लगता, ये ध्यान देना, है ना, ताजिकिस्तान से नहीं लगता। नेक्स्ट क्या है? चाइना। फिर इसके बाद यहां पर आओ, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, यहां पर श्रीलंका। मोटे मोटे इतने कंट्रीज अगर आप देख लोगे सही तरीके से। वैसे देखो मॉलडीव्स भी है, बट अभी उतने डिटेल में जाना नहीं है। मॉलडीव्स में ऐसा कुछ है नहीं, बस आइलैंड है वहां पर नीचे, बस इतना ही पता होना चाहिए था। तो ऐसे पूरा ओवरऑल देखा जाए तो अपने कितने कंट्रीज हैं यहां पर? आपके ये 9 कंट्रीज दिख रहे हैं। अब इसमें से देखो म्यांमार और चाइना तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो बचते हैं बाकी कंट्रीज, उनको एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन विद द टॉपिक ऑफ अफगानिस्तान, है ना। अफगानिस्तान से हम स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले आप अफगानिस्तान का मैप देख सकते हैं। अफगानिस्तान के इस पूरे फिजिकल डिवीजन की अगर हम बात करें तो ये बात समझ में आ रही है ना। देखो अब हर बार ना क्या होगा कि मैप में कई बार ना यार इधर उधर के कुछ रीजन्स दिखेंगे आपको। जैसे कि अब यहाँ पर इंडिया जो है वो इंडिया का सही सेक्शंस नहीं दिखाया है, तो इंडिया का जो एक्चुअल रीजन है वो आपका कुछ ऐसे आता है ना, ये वाला रीजन है। तो ये पूरा आपका इंडिया का ही पोर्शन आ रहा है, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है। तो इतना पूरा इंडिया ही है। उसके बाद आपका पाकिस्तान है। तो इसमें मैप में हमेशा आपको पता है कि बहुत ही डिफिकल्ट है यार मैप फाइंड करना। बस मान लो एक सही मैप फाइंड करने में मुझे कम से कम आधे आधे घंटे लग जाते हैं, फिर भी सही मैप नहीं मिलता है, उसको फिर से रीड्रॉ करके सही बनाना पड़ता है। कभी बन पाता है, कभी नहीं बन पाता है, बहुत ही मुश्किल होता है सही मैप निकाल पाना। मुझे तो लगता है यार इंडियन गवर्नमेंट को डेफिनेटली इस पर ना बहुत तगड़ा स्टेप लेना चाहिए। और कुछ नहीं, अगर बाकी देश गलत कर रहे हैं तो एटलीस्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के नाम पर अपना मैप प्रोड्यूस कर दो ना यार। मतलब पूरे जहां का मैप इंडियन सबकॉन्टिनेंट से कोई बना ही नहीं रहा है, और इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो बना रहा है भाई साहब उसके हर एक मैप पर हर जगह पर यहाँ 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 पूरे पे लोगो 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 लगा है, उसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकते ना, वो पेड है। तो फिर बड़ी दिक्कत होती है इस चीज को देखते हुए यार। मतलब ऐसा फ्री सोर्सेज होने चाहिए बच्चों के पढ़ने के लिए, सही अंदाजा लगना चाहिए उनका। तो फिलहाल के लिए आप इस बात को समझना जरा कि यहां पर हमारा इंडिया, फिर ये पाकिस्तान, और पाकिस्तान के भी हम वेस्टर्न साइड में जाएंगे तो हमारा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के भी वेस्टर्न साइड जाएंगे तो ईरान। सबसे पहले तो इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज की अगर हम बात करें तो
आपको याद रखना है कि यूपी में जाके टिकट काटना है आपको, है ना, यूपी का टिकट चाहिए भाई। बढ़िया आपका इलेक्शन है, चल रहा है, आपको पता है कि यूपी में भाई साहब जबरदस्त सीटें मिलती हैं, है ना, जो यूपी पे राज करेगा ऐसा बोला जाता है कि भाई साहब उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म करने की। तो यूपी के टिकट चाहिए आपको, है ना, तो यूपी टिकट हमेशा याद रखना। अफगानिस्तान के बॉर्डर कंट्रीज को जब भी ध्यान रखना है तो यूपी टिकट, इसमें बस ई नहीं होगा आपका, बस बाकी सारे आएंगे। कैसे? आपका यू से उज्बेकिस्तान, पी से पाकिस्तान। कुछ कुछ ये तो यार आपको ऐसे भी याद होंगी ना, देखो इसका इतना मतलब नहीं है, ईरान पाकिस्तान ये सब याद करने की जरूरत ही नहीं है। इंडिया होगा, ईरान होगा, पाकिस्तान होगा, तो इतना डाउट नहीं होना चाहिए, मतलब उतना तो आप खुद ही कर लोगे। तो इंडिया का नाम मैंने इसीलिए लिखा भी नहीं है इनफैक्ट इसमें, बट आप देख सकते हो इसमें कि यहां पर आप ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अजबेकिस्तान, ताजिकिस्तान, दोनों टी हैं, दोनों आई हैं। टी में तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान दोनों हैं, तो आपको कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है भाई साहब कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। अब आपका ये कंफ्यूजन हो सकता है कि सर उज्बेकिस्तान है या फिर कोई और कंट्रीज आ जा रही हैं इसमें, तो उज्बेकिस्तान के लिए बस आप लोग याद कर सकते हो कि हाँ भाई ये टिकट वाला जो है यूपी टिकट में यू तो आ रहा है, तो होगा, पक्का होगा। फिर इसके बाद आपका इंडिया पाकिस्तान तो है ही, इधर साइड में आओगे तो आपका ईरान। तो टोटल ऐसे आप देखोगे तो आपके इतने सारे कंट्रीज यहां पर डिफाइंड है, चाइना भी है ऑफ कोर्स, तो चाइना का भी रीजन है। चाइना एक्चुअल में यहां पर आप देख रहे हो ना, ये जो पतला सा एक रीजन है, पतला सा रीजन, ये भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए। चाइना अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चलाता ही है, तो चाइना ने यहां से अफगानिस्तान में कनेक्ट करने के लिए ये एक वाखान रीजन है ना, वाखा बॉर्डर बोलते हैं इसको, आप लोगों ने डेफिनेटली पढ़ा होगा इस चीज के बारे में, तो वो है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये, है ना, इसके बारे में भी अभी हम लोग वापस से पढ़ेंगे। इसमें नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसके अलावा बॉर्डरिंग कंट्रीज तो हमने देख ली लगभग लगभग, ठीक है भाई, इतना तो हो गया। अब अफगानिस्तान का फिजिकल जो ज्योग्राफी, फिजिकल मैप जो है उसको 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम लोग। एक है आपका सेंट्रल हाईलैंड, तो आप देख रहे होगे कि सेंट्रल रीजन जो है यहां पर आपको कुछ ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर्वत टाइप के कुछ दिख रहे हैं, ये इसको क्या कहते हैं हम लोग, सेंट्रल हाईलैंड्स बोलते हैं। फिर एक होता है आपका नदर्न प्लेन्स, तो ये वाला जो रीजन है, ये इतना वाला रीजन है ना, यहां से आपको काफी सारे नदर्न प्लेन्स दिखते हैं, एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होता है। और आपका फिर नीचे वाला हिस्सा जो ये वाला है, सदर्न वेस्ट, साउथ वेस्टर्न प्लेन, साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू बोलते हैं, इस प्लेट्यू में आपको कई सारे डिजर्ट्स भी दिखेंगे, जैसे कि खास डिजर्ट है, मार्गोव डिजर्ट है, रेगिस्तान है, तो ये सारे तो डिजर्ट एरियाज हैं। इसके साथ साथ थोड़े थोड़े आपको आपको थोड़े प्लेट्यू रीजन्स भी देखने को मिलते हैं। तो ये तो आपने एक मोटा मोटा अफगानिस्तान का मैप देखा कि हाँ भाई कैसे कैसे चल रहा है। अब इसके नॉर्थ ईस्ट सेक्शन में जब भी आप आओगे तो आपको माउंटेनियस रेंज मिलेगा, क्यों? क्योंकि भाई पामीर नॉर्थ से बहुत सारे माउंटेन्स निकल कर आ रहे थे, पामीर नॉर्थ से ही यहां से एक और माउंटेन निकल कर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदू कुश। ठीक है भाई, हिंदू कुश ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हिंदू कुश रखना। हिंदू कुश का थोड़ा सा हिस्सा आपके पाकिस्तान में भी आता है और अफगानिस्तान में भी आता है। तो इतनी बात हो गई। अब यहां पर एक चीज का और ध्यान देना कि जो यहाँ की बेसिक ट्राइबल पॉपुलेशंस हैं, ट्राइबल पॉपुलेशन नहीं, या फिर हम इनके यहाँ के इनहैबिटेंट्स की बात कर सकते हैं, तो हम यहां पर देखेंगे कि एक तो यार देखो पश्तून यहां पर आपको मिल जाते हैं, और इसके बाद आपको यहां पर ताजिक्स मिल जाएंगे, क्योंकि ताजिकिस्तान से बॉर्डर लग रहा है, ताजिक वहां पर मिलेंगे आपको, ताजिकिस्तान से जहां पर बॉर्डर लग रहा है। फिर यहां पर आपके जो क्या बोलते हैं पश्तून है, तो ये वाला जो सदर्न रीजन है ना, यहाँ का सदर्न रीजन में आपको ज्यादातर करके पश्तून दिखाई देते हैं, यहां पर आपको तजिक्स दिखाई देते हैं। फिर हजारास हैं और उज्बेक्स हैं, उज्बेक से नीचे यहां पर नदर्न प्लेन में जब भी आप देखोगे तो उज्बेक्स में उज्बेकिस्तान वाले रीजन के लोग दिखते हैं। और आपके इसके अलावा फिर हजारास हैं, हजारास, हजारास भी काफी न्यूज में रहते हैं क्योंकि इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो पश्तून, ताजिक, हजारास, उज्बेक्स, पश्तून जो होते हैं आपके पाकिस्तान में भी मिलेंगे आपको। तो पाकिस्तान और आपके अफगानिस्तान के ये इनहैबिटेंट्स हैं। अब यहां पर थोड़ा सा आप डिटेल में और देखना स्टार्ट करना। नदर्न प्लेन की अगर हम लोग बात करते हैं तो नदर्न प्लेन वो ही रीजन है जहां पर आपको बहुत ही बढ़िया एग्रीकल्चर देखने को मिलता है। बाकी निचले हिस्से में तो डिजर्ट ही है, तो वहां पर तो एग्रीकल्चर होने से रहा। तो इसका जो नदर्न बेल्ट है, ये वाला रीजन जो है, ये वाला रीजन, यहां वाले रीजन पर आपको एग्रीकल्चरल सेंस देखने को मिलता है, मतलब सेंट्रल हाईलैंड के ऊपर वाला हिस्सा जो है नदर्न प्लेन का हिस्सा है। इसके अलावा यहां पर आपको मिनरल्स और नेचुरल गैस रिजर्व्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रीजन बन जाता है। इसके साथ साथ यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है जिसको हम लोग बोलते हैं मजार शरीफ। मजार शरीफ जो है वो भी एक प्रकार से आप बोल सकते हो काफी रिलीजियस और रेस्पेक्टेड प्लेस है। यहां पर एक मॉस्क है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार ब्लू मॉस्क, या फिर इसको हम लोग टॉम्ब ऑफ एग्जॉल्टेड बोलते हैं। ये समझ लो मजार शरीफ जो जगह है ना,
ये अफगानिस्तान पर कोई भी राज करने आता है तो ना उसको ये मज़ार शरीफ पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वो सोवियत हो, नाटो हो, तालिबान हो, कोई भी हो, उसको मज़ार शरीफ पर कब्जा करना, उस पूरे सिटी पर कब्जा करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मज़ार शरीफ आपके कई सारे दूसरे दूसरे कंट्रीज़ के कनेक्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो लोग हमेशा बोलते हैं कि यार यहाँ पर जिसने कब्जा कर लिया ना, वो राजा बनने का उसका चांस बढ़ जाता है। यहाँ पर ना एक जो मैं ब्लू मॉस्क की बात कर रहा था, मतलब मैंने तो अपने लाइफ में उससे सुंदर मॉस्क नहीं देखा है। आई वुड लव कि आप लोग भी देखो इसको, जरा नज़ारा लो इसका। ब्लू मॉस्क इतना शानदार, इतना सुंदर बना है ये, मतलब मुझे लगता है कि और ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि प्रोफेट मोहम्मद के जो कजिन थे या फिर सन इन लॉ, मतलब मुझे तो डिबेटेबल लगा, मैं बहुत ज़्यादा इनकी हिस्ट्री में मैंने नहीं पढ़ा है इनकी हिस्ट्री, तो आप लोग नीचे मुझे करेक्ट भी कर सकते हो इसमें। और मैंने ये भी देखा कि ये भी डिस्प्यूटेड है, मतलब कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। तो उनका यहाँ पर बहुत ही, मतलब उनके हिसाब से ना ये बहुत ही पवित्र प्लेस माना जाता है फिर। तो इसीलिए ये ब्लू मॉस्क या मज़ार शरीफ जो है वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है यहाँ का। ठीक है भाई, इसके बाद वापस आते हैं। दूसरा रीजन जो हम लोग देख रहे थे वो सेंट्रल हाईलैंड जैसा रीजन था। ये जो सेंट्रल हाईलैंड की हम लोग बात कर रहे हैं, यहां पर आपको सेंट्रल हाईलैंड के जो सबसे ईस्टर्न साइड पर आओगे तो आपको क्या दिखता है, खाइबर पास। काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा कि शुरुआती दौर से, है ना, चंगेज खान हो या फिर जितने भी आप लोगों ने ऐसे रूलर्स की बात की होगी जो कि अफगान रीजन से आते थे हमारे इंडिया पर आक्रमण करने के लिए, तो उनके लिए ये खाइबर पास जो होता था ये बेस्ट पैसेज होता था जिसके थ्रू वो यहां पर पाकिस्तान में आते थे और पाकिस्तान से फिर इंडिया में आते थे। तो ये खाइबर पास अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, इसको भी याद रखो। और ये कहां पर मिल रहा है, आपके यही सेंट्रल हाईलैंड्स का ही सबसे ईस्टर्न मोस्ट हिस्सा है ये। ठीक है भाई, ईस्टर्न मोस्ट हिस्सा मतलब कि वैसे तो देखो हिंदू कुश वगैरह तक जाएगा, बट हाँ मिडिल रेंज में देखोगे तो सबसे ईस्टर्न हिस्सा अफगानिस्तान का बॉर्डर ही बनता है एक्चुअल पे। फिर नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हो ये जो आपका सेंट्रल हाईलैंड है, यहां पर आपको कुछ जैसे ये जो ग्रीनरीज दिख रहे हैं ना, ये आपको डिजर्ट स्टेपी या फिर मिडो स्टेपी जैसे दिखते हैं। स्टेपी का ग्रासलैंड इकोसिस्टम होता है, आप सबको पता है यार। स्टेपी इकोसिस्टम पढ़ा था ना हम लोगों ने। स्टेपी इज लाइक अ ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो टेम्परेट की बात छोड़ दो, आप सिंपल से समझो कि यहां पर आपको रेगिस्तान में कुछ घासें दिख जाएंगी या फिर थोड़े से ग्रीनरी के साथ घास वास दिख जाएगी, लंबी लंबी ऊंची ऊंची घासें होती है। ठीक है भाई, तो ये यहां पर इस रीजन में आपको ऐसे ही कुछ वेजिटेशन देखने को मिलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका सबसे निचला हिस्सा जिसको हम लोग बोलते हैं साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू। ये जो साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू है, यहां पर आपको कुछ तो हाई प्लेट्यूज मिलते हैं और कुछ आपके सैंडी डिजर्ट्स मिलते हैं। अब डिजर्ट्स के नाम को अगर आप लोग देख लोगे तो काफी बढ़िया होगा। और सिमिलरली ये काफी ज्यादा हमारी इनफर्टाइल होता है एक्सेप्ट द प्लेसेस जहां से रिवर जा रही है। जैसे कि देखो इस रीजन में जो मेजर रिवर है वो है हेलमंद रिवर। तो हेलमंद रिवर जहां जहां से जाएगी वहां की जमीनें तो आपकी उपजाऊ होंगी, लेकिन उसके अलावा बाजू बाजू में देखोगे तो बिल्कुल फर्टाइल नहीं है, इनफर्टाइल लैंड है, यहाँ पर डिजर्ट एरियाज हैं। तो ये भी एक प्रकार का बड़ा यूनिक सा प्लेस है जब आपको डिजर्ट के बीचों बीच से काफी बड़ी नदी देखने को मिलती है। तो इसका एग्जाम्पल कहां पर मिलेगा आपको, अफगानिस्तान में मिलेगा। इसके बाद आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स के बारे में बात कर सकते हो यहां पर। वैसे तो चलो मैं आपको कुछ डिजर्ट्स भी बता देता हूं। यहां पर डिजर्ट्स भी ध्यान देना आप लोग कि एक तो है आपका खास डिजर्ट, दूसरा आपका मार्गो डिजर्ट। खास डिजर्ट और मार्गो डिजर्ट, ठीक है। और इसके अलावा कुछ हम लोग रिवर सिस्टम की जब बात करते हैं तो ऐसे 4-5 मेजर रिवर सिस्टम आपको पढ़ते हैं। एक तो हेलमंद रिवर हमने पढ़ाई है। हेलमंद रिवर जो है वो रेगिस्तानी हिस्सों से जाता है और इधर साइड में जो रेगिस्तान था, रेगिस्तान याद है ना, रेगिस्तान भी लिखा हुआ था, यहां से भी आपको कई सारे ट्रिब्यूटरीज रिवर के आके इस हेलमंद रिवर में मिल जाते हैं। तो ये ट्रिब्यूटरीज तो याद नहीं करना है आपको। इसके अलावा एक ना हरी रिवर है। अब देखो हरी का नाम सुनते ही हम लोग को लगता होगा कि यार कोई तो इंडिया का कंट्री या फिर नेपाल जैसे जगहों पर ये हरी नाम का कोई रिवर होना चाहिए, लेकिन बड़े कंफ्यूजिंग सा है कि हरी रिवर जो है वो आपके अफगानिस्तान में देखने को मिलता है। यहां पर आप देख सकते हो हरी रूड रिवर, है ना। तो कई जगह पर हरी रिवर भी लिखते हैं इसको और हरी रूड भी लिखते हैं। फिर इसके बाद आपने ये तो पढ़ा ही था यार, एरएलसी वाला हिस्सा, अमू दरिया और सिर दरिया पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? कहां पे जरा कमेंट सेक्शन में बता देना अगर पढ़ा था तो। दोनों रिवर्स किस कंट्रीज से फ्लो होती हैं जरा नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, आमू दरिया और सिर दरिया। जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि भाई साहब जो ये आमू दरिया रिवर है वो आपके हिंदू कुश माउंटेन से निकलती है अफगानिस्तान से, लेकिन कहां जा रही है एक बार जरा देख लेना अच्छे से। फिर सिर दरिया कहां है, सिर दरिया भी बता देना, है ना। वैसे तो इसी में दोनों लिखा हुआ है, आपको पता भी चल जाएगा। फिर नेक्स्ट आपको मैं बताता हूं आपको काबुल रिवर, है ना। तो हम लोग बहुत बार पढ़ते हैं कि मतलब हम लोग हमेशा काबुली चना सुनते हैं, है ना।
हम लोगों ने बचपन में एक कहानी पढ़ी होगी काबुली वाला। तो ये कौन से रीजन की बात हो रही है? एक्चुअल में ये काबुल रीजन की बात हो रही है, इसी काबुल रीजन की बात हो रही है। तो यहां पर ये है, यहीं पर एक काबुल रिवर भी है ना। काबुल तो वैसे तो अफगानिस्तान का कैपिटल ही है ना, वो बिल्कुल सेंटर में यहीं पर लोकेटेड है, काबुल रिवर के किनारे। तो काबुल जो है वो काबुल रिवर के किनारे ही लोकेटेड है। और एक आपको यहां पर एक और रिवर याद करनी है, ये उसको बोलते हैं मुरघाब रिवर। मुरघाब यहां पर लिखा हुआ है, मुरघाब, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम्स थे। अमू दरिया जो रिवर है वो आप ये ध्यान रखना कि यहाँ के निचले हिस्से पे फर्टाइल लैंड्स को फॉर्म करने में बहुत ज्यादा रोल अमू दरिया का होता है। और यहाँ पर इसका रोल यहाँ पर आपको दिख जाएगा, अमू दरिया का, मुरघाब रिवर। और ये रहा अमू दरिया। अमू दरिया एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो बॉर्डर बनाती है किन के बीच में? बेसिकली आपका बॉर्डर बनता है उज्बेकिस्तान अफगानिस्तान, किर्गिस्तान अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान अफगानिस्तान। तो ये 3 देश हैं और इधर से एक देश है, इधर अफगानिस्तान से, और इनका पूरा ऐसा ही बॉर्डर बन रहा है ना। तो बॉर्डर बनते हुए दिखाई देगा आपको। फिर एक चीज का आप और ध्यान दे देना कि कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज हैं जिसको कि आप ध्यान देना, जैसे कि हेरात है, कांधार है, काबुल है। ये कुछ 2-3 ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेसेस है। गजनी भी है, गजनी आप लोगों ने जाना ही, पिक्चर विक्चर देखते ही होंगे आप लोग। तो गजनी एक जगह है जो कि आपके जलालाबाद के थोड़ा नीचे या काबुल के थोड़ा नीचे ही देखने को मिलता है। एक इधर हेरात भी है, हेरात भी काफी इंपॉर्टेंट है। और इधर नीचे आप देखोगे तो हमने पढ़ा था कि जरंज, जरंज, जरंज पढ़ा था कि नहीं, है ना। जरंज हमने पढ़ा था कि भाई साहब इधर से जब हम लोग ईरान के साइड में पढ़ रहे थे तो हमने चाबहार पोर्ट पढ़ा था, है ना। चाबहार पोर्ट से हम लोगों ने जरंज तक का एक पाथ भी देखा था। तो वो सब भाई साहब याद रखना, भूल ना जाना बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और इसके कुछ और इंपॉर्टेंट पार्ट्स की बात करते हैं। जैसे एक INSTC है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, ये बेसिकली आप लोगों ने एक मतलब ईरान के अंदर ही मैंने आपको पढ़ाया था बंदर अब्बास पोर्ट, है ना, पढ़ाया था कि नहीं, बंदर अब्बास पोर्ट। तो कई बार होता है कि इंडिया के मुंबई के न्याय सेवा जो पोर्ट है, वहां से कोई भी जहाज निकलती है तो वो बंदर अब्बास पोर्ट पर जाती है। और बंदर अब्बास पोर्ट पर जाने के बाद वो तेहरान की तरफ जाती है, ईरान में तेहरान की तरफ जाती है, ईरान की कैपिटल है तेहरान। और फिर यहां से निकलती है बाकू। बाकू हमने पढ़ा था भाई साहब, किसका कैपिटल है? अरे बाकू, हमने पढ़ा था भाईजान, बापू, कौन सा? अजरबैजान, है ना। तो अजरबैजान का कैपिटल क्या है? बाकू है। तो ये फिर जाता है बाकू में, बाकू से फिर ये कैस्पियन सी के रास्ते या फिर उसके आगे फिर कुछ रोड मैप्स के साथ, मतलब रोड्स को ट्रैवल करके वो मॉस्को पहुंचता है, रोड्स एंड रेलवेज को कनेक्ट करता है। तो जो INSTC है ना, वो अपने आप में एक बहुत ही एक्सटेंडेड रीजन है जिसके बेसिस पर हम लोग एक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाने की बात कर रहे हैं। इंडिया का भी एक सपना था भाई साहब कि हमारा भी यहाँ पर एक चाबहार पोर्ट है। तो ये चाबहार पोर्ट जो है वो जाहेदान और अभी हमने पढ़ा जरंज, तो जाहेदान जरंज के पास यहाँ पर जाके एक गारलैंड रोड भी बनाता था। मतलब इंडिया का पूरा एक फेमस प्रोजेक्ट था, है ना, एक गारलैंड रोड बनाने का, इस पूरे कनेक्शन, मतलब अफगानिस्तान में पूरा रोड नेटवर्क बनाने का। नेक्स्ट हमारा जो इसी का पोर्शन है, यहां पर आप जरा ध्यान से देखना, ये मैप बहुत ही डिटेल्ड है और बहुत ही शानदार है। ऐसे हो सकता है कि आपको इतनी छोटी छोटी चीजें नहीं दिख रही होंगी। ये मैप आप ऑनलाइन खोज लेना, है ना। जब मैं, या तो मैं आपको जब भी PDF दूंगा तो उसमें से आप जूम इन करके देखना, बहुत सारी बहुत अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पर दी हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर हरी रिवर के बारे में, ये देखो हरी रिवर। वैसे तो चलो मैं छोटी छोटी चीजें कुछ बताता हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ पर आपको माउंटेन रेंजेस देखने हैं। तो एक आपके लिए पोरोपैमिसस माउंटेन्स है ना, पैरोपैमिसस माउंटेन, ये वाला देख रहे हो आप। इसी को आप सिलसिला ये सफीद कुह भी बोलते हो। अब पता नहीं, अब अल हबीबी भी बोलने लगूंगा मैं कुछ दिन में, तो वो बात नहीं है। यहाँ पर है, इसको क्या बोलते हैं? पोरोपैमिसस, पोरोपैमिसस। तो पैरोपैमिसस माउंटेन है। और यहां पर तो एक इंपॉर्टेंट हिंदू कुश माउंटेन हमने देखा ही था। हिंदू कुश माउंटेन में एक नौशाक माउंटेन है ना। क्या है भाई? नौशाक माउंटेन। नौशाक माउंटेन जो है यहाँ का वन ऑफ द हाईएस्ट पीक में से काउंट होता है। इसकी हाइट लगभग 7,500 मीटर है, मतलब 7.5 किलोमीटर ऊंचा है ये, तो अच्छा खासा हाइट है इसका। यहां पर अब आप आगे थोड़ा सा आओगे तो यहां पर तो हमने देखा ही था यार, ये पामीर वगैरह का पूरा रीजन है। और इस वाले मैप में भी देखो वही काम किया गया यार, इसमें भी पूरा सही से नहीं बनाया, तो इसको भी आप थोड़ा सा देख लेना, है ना। ये भी पूरा अपना इंडिया का रीजन जो है वो कुछ ऐसा आएगा, ऐसा। तो अब इसके बाद यहां पर आप देखोगे नॉर्मली हिंदू कुश और आपका पैरोपैमिसस माउंटेन देख लिया आपने। इसके अलावा कुछ और भी रीजन्स आपको दिखा देता हूं मैं। जैसे कि यहां पर ना बहुत सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज है। जो भी आप येलो के डॉट्स देख रहे हो, येलो डॉट्स जो भी देख रहे हो, वो आपका अर्बन रीजन है।
है ना। तो अर्बन रीजन में ऐसा बोलते हैं कि देखो सबसे बड़ा अर्बन रीजन तो ऑब्वियस सी बात है काबुल ही होगा, काबुल इनका कैपिटल है। लेकिन काबुल के बाद एक बहुत ही प्रोमिनेंट प्लेस है इनके यहाँ पर जिसको हम लोग बोलते हैं कांधार। तो कांधार भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने पहले के टाइम पर हिंदू माइथोलॉजी में गांधार का नाम सुना होगा, गांधारी का भी नाम सुना होगा, है ना। तो वो लोग कौन से रीजन से आते थे, कहां की बात हो रही है वहां पर, अफगानिस्तान के इस कांधार रीजन की ही बात हो रही है उसमें, ठीक है। तो वहां से माइथोलॉजिकल रेस्पेक्ट में भी अगर देखा जाए तो इंडिया अफगानिस्तान के हिस्टोरिकल टाइज हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से भी कनेक्ट होते हैं। फिर उसके बाद यहां पर देखो इंडिया और पाकिस्तान और आपका अफगानिस्तान, इनके बीच में एक बॉर्डर लाइन ड्रॉ की गई थी, उसको हम लोग बोलते हैं ड्यूरेंट लाइन। ड्यूरेंट लाइन जो है वो बिल्कुल लेट 19th सेंचुरी में ड्रॉ की गई थी और आप उसको यहां पर देख सकते हैं। ये वाला रीजन जो है, ये वाला रीजन मैं आपके सामने फिर से एक बार ड्रॉ कर दे रहा हूं। ये वाला जो है ये पूरा क्या है, आपका ड्यूरेंट लाइन है, ये आपका ड्यूरेंट लाइन है। तो ये याद रहेगा आई होप, है ना। ये ड्यूरेंट लाइन किसके लिए है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बॉर्डर बनाता है ये, है ना। ठीक है भाई, ये आपका ड्यूरेंट लाइन हो गया। अब नेक्स्ट आपको देखना है कि जो इधर का आपका डिजर्ट एरिया था जहां पर आपका हेलमंद रिवर फ्लो कर रहा था, वो हेलमंद रिवर वैसे अपने ओपीएम प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है यार। यहां पर ओपीएम को बहुत तेजी से प्रोड्यूस किया जाता है और इनफैक्ट इस रीजन को जब लोग हथियाते हैं तो इसका भरपूर इस्तेमाल भी करते हैं। उसका मतलब बहुत सारा पैसा यहां से उनको मिलता है। तालिबान को भी इससे बहुत ज्यादा फायदा मिला था, रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स देता है ये ओपीएम का पूरा यहां पर जो फील्ड बनता है। फिर इसके बाद अफगानिस्तान में मोस्टली रीजन्स जो होते हैं ना बहुत ही ड्राई या सेमी मतलब एरिड टाइप के रीजन ही हैं आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस में एक तो बहुत ही सेंट्रली लैंडलॉक्ड कंट्री तो है ही एक तरीके से। तो लैंडलॉक के कारण इसके पास ना वेस्टर्लीज की हवा पहुंच पाती है ना ट्रेड विंड्स वाली हवा जा पाती है। तो यहां पर ना रेनफॉल इतना कुछ होता नहीं है। यहां पर बेसिकली कुछ चीजों को और बता देता हूं कि यहां से देखो हेरत यहां पर आप देख सकते हो और ये आपका काबुल रीजन है। तो हेरत और काबुल रीजन आप बोल सकते हो कि मतलब काफी ज्यादा पास ही पास है, इसमें ज्यादा बहुत डिस्टेंस नहीं है। फिर नेक्स्ट आपका इसी तरीके से एक वखान बॉर्डर है। वखान कॉरिडोर जो है ना वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है यार। ये वाला रीजन देखो, ये वही रीजन है वखान कॉरिडोर जहां से चाइना अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव फॉलो करता है। ये पतला सा जो है ना, ये पतला सा, ये अपने सबसे नैरोवेस्ट प्लेस पर ये मुश्किल से 14.5 किलोमीटर का है बस, है ना, बस 14.5 किलोमीटर। जैसे हमारा भी एक चिकन नेक कॉरिडोर है ना, तो वैसे ही समझ लो ये वखान बॉर्डर भी ऐसा ही है। वखान बॉर्डर ही चाइना के लिए तो बहुत ही क्रूशियल जोन है जिससे चाइना डायरेक्टली अफगानिस्तान में एंटर करता है। तो यहां पर भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत यहां पर भी कनेक्टिविटीज मेंटेन की गई है। तो वखान कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी का नहीं, मतलब ये तो सिंस द बिगिनिंग सिल्क रूट जिसको हम लोग बोलते हैं ना, वो सिल्क रूट का भी हिस्सा हुआ करता था ये वखान बॉर्डर। नेक्स्ट आपका काबुल रीजन आप सबको पता ही है यार कि काबुल जो है, अगर आप अर्बन पॉपुलेशन की बात करो तो मोर देन हाफ ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन, मेजॉरिटी ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन ऑफ अफगानिस्तान लिव्स इन काबुल। और अगर टोटल ओवरऑल पॉपुलेशन की बात की जाए तो लगभग 12-13% लोग जो है वो काबुल में रहते हैं पूरे अफगानिस्तान के। और यहां पर एक रिवर जो आप देख रहे हो काबुल रिवर की जब भी बात कर रहे हैं पाकिस्तान में जाती है और फिर यही काबुल रिवर आगे चल के आपके इंडस रिवर से मिल जाती है ना। इधर साइड से इंडस रिवर आ रही होगी और यहां पर इंडस रिवर में ये मर्ज होती है। तो ये भी समझ लेना आप। यहां पर जो आपका काबुल रिवर वाला रीजन है, इस वाले रीजन की अगर हम बात करें तो यहां पर आपके ना बहुत सारे एवरीडे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। जैसे कि यहां से आपकी टॉक जो आप पाउडर लगाते हो ना, उसकी माइनिंग होती है। अरे टैल्कम पाउडर जो आता है वही। और बहुत बार क्या होता है, पेंट्स और इवन कॉस्मेटिक्स के बहुत सारे सामान जो है उनके जो सोर्सेस हैं, रॉ मटेरियल्स जो हैं, वो यहां पर देखने को मिलता है। और यहां पर जैसे ओपीएम तालिबान के लिए बहुत ही बढ़िया फायदा कर रहा था, वैसे यहां पर भी तालिबान ने इसका भी खूब भरपूर इस्तेमाल किया है। तो ये पूरा आपका मोटा मोटा मुझे लगता है कि अफगानिस्तान तो आपका अच्छे से कवर हो गया है, आप लोग बढ़िया से जानते हो। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान में आप सबको पता ही यार कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहां से अगर रिवर सिस्टम की बात करें तो, अच्छा इसके पहले ऐसे ही बता देता हूं मैं आपको कि नॉर्मली जो पाकिस्तान का सबसे नदर्न हिस्सा, जैसे इंडिया है ना कि नदर्न हिस्सा जो है वो सबसे पीक पर रहता है, तो वैसे यहां पर भी है कि नदर्न हिस्सा इसका हिंदू कुश माउंटेन वगैरह है, ये सबसे पीक पर रहता है इसका। उस पीक से जब आप धीरे धीरे नीचे की तरफ आते जाओगे तो वही डिजर्ट एरिया वगैरह आपका आता जाता है।
और बीच में आपको प्रॉपर ये जो रीजन दिख रहा है, ये रीजन आपके कुछ कुछ प्लेट्यू रीजन्स होते हैं और माउंटेनियस रीजन्स आपको देखने को मिलेंगे। तो माउंटेन जो है वो पूरा ऐसे फैला हुआ है, यहां पर गया, यहां पर गया, उसके आजू बाजू में आपको प्लेन एरियाज दिखते हैं और इधर बीच में आपको डिजर्ट एरियाज भी दिखने को मिलते हैं। मतलब निचला वाला हिस्सा, ये वाला एरिया जो है वो डिजर्ट एरिया, वही राजस्थान का यही तो एक्सटेंडेड वाला एरिया है ना। तो ये सिंध प्रोविंस जो है यहाँ का, वो काफी डिजर्ट एरिया के जैसा रहता है। अब यहां पर हमने देखा, देखो यार, काबुल, काबुल से खैबर पास, खैबर पास से फिर वो यहां पर इस्लामाबाद या फिर दूसरे रीजन से होते हुए इंडिया में वो इंटर करते थे। अब ये देखो, इंडिया से इस रीजन से कौन सी रिवर आ रही है भाई साहब? इंडस रिवर आ रही है ना, ये इंडस रिवर है। थोड़ा और इधर से लिख देता हूं, ये इंडस रिवर है। इंडस रिवर जब भी आती है तो इसके कई सारे ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि पाकिस्तान तक पहुंचते हैं। अब इसमें से आपको ना एक आंसर देना है मुझे, अभी हालांकि मैंने आपको ये पढ़ाया नहीं है, लेकिन आपको मुझे बताना है कि इंडस रिवर की ऐसी 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन कौन सी है? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। इन 5 में से आपको मुझे यह बताना है कि इन 5 में से कौन सी रिवर पाकिस्तान में फ्लो नहीं करती है ना। इन 5 में से कौन सी रिवर पाकिस्तान में फ्लो नहीं करती है? इंडस के बाद आपका झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो उसी लाइन से यहां पर आप उनको भी लगा सकते हो। इसके बाद यहां पर इंडस रिवर फाइनली जो है वो आपका अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। अब यहीं पर पाकिस्तान का BRI के अंदर में, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर में, बहुत इंपॉर्टेंट एक पोर्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्वादार पोर्ट, है ना, ग्वादार पोर्ट। तो चाइना जो है वो क्या कर रहा है, इस ग्वादार पोर्ट से लेते हुए, इस ग्वादार पोर्ट से लेते हुए इधर से पूरा ये उसका एक सिंजियांग प्रोविंस है, वहां पर वो उसको प्रॉपर कनेक्टिविटी देता है। अब इसके अलावा रिवर सिस्टम तो हमने देख लिया, अब इसमें और कुछ हम लोग देखते हैं, माउंटेन रेंजेस की बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा। देखो, माउंटेन रेंज में आपको कुछ कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी यार। देखो, देख रहे हो, हर मैप में कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ता है मुझे, नहीं तो वो असली वाला मैप कहीं मिल ही नहीं रहा है मुझे। तो अब देखो, ये जो पूरा रिवर सिस्टम है, ओहो, अब इसमें तो आप आंसर कर लोगे यार, बट कोई नहीं, अभी माउंटेन रेंजेस की हम बात करते हैं। तो यहां पर 2 माउंटेन रेंजेस, एक तो ऊपर से जो चल रहा था, ये वाला जो माउंटेन रेंज था, इसको मैं लिखना भूल गया, बट ये वाला तो आपको पता ही है ना। ये वाला जो सिस्टम चल रहा है, ये कौन सा है भाई? ये तो आपका हिंदू कुश है ही है। हिंदू कुश, हिंदू कुश जो है वो वही अफगानिस्तान में जा रहा था। हिंदू कुश के अलावा यहां पर आपको मिलते हैं सुलेमान और किरथार रेंज, है ना। तो 2 रेंज आपको देखने को मिलते हैं, सुलेमान और किरथार रेंज, सुलेमान किरथार रेंज। इसके अलावा यहां पर कुछ कुछ रेंजेस और देखने को मिलते हैं, जैसे कि शुरुआती में ऊपर जहां से इंडस रिवर टर्न हो रहा है, इंडस रिवर के ठीक नदर्न हिस्से में आपको एक सॉल्ट रेंज देखने को मिलता है, छोटी सी पहाड़ी है। फिर इसके बाद आपको इस वाले रीजन में, मतलब अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर, आपको टोबा एंड काका रेंजेस मिलते हैं। सिमिलरली नीचे वाले बॉर्डर की बात करोगे तो आपको चंगल हिल्स मिलते हैं। और जो इसके अलग अलग स्ट्रीम्स में ये फ्लो कर रहे हैं, यहां पर सुलेमानी रेंज के साथ साथ यहां पर आपको सियाहान रेंज और किरथार रेंज की तो हमने बात कर ही ली वैसे। तो इस तरीके से अब इसके मेजर सिटीज की बात करें तो 2 सिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है। पहला तो आपका यहां पर आप देख सकते हो, इस्लामाबाद तो है ही है ना। सिमिलरली यहां पर भी एक गुजरात है, बट याद रखना कि ये जो गुजरात है, इस गुजरात से उसका कोई लेना देना नहीं है ना। गुजरात हमारा नीचे है और इस गुजरात से इस गुजरात का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये ऊपर है। पंजाब आपको पता ही है, लाहौर आपको पता ही है। यहां पर अब आप थोड़ा सा और नीचे आओगे तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविंस दिखता है, सिंध प्रोविंस दिखता है ना। और आप लोग को हमेशा पता होगा कि पाकिस्तान के अंदर भी कई बार सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज दिखती हैं बालोच के लोगों के साथ में। तो इसका जो बालूचिस्तान वाला रीजन है वो पूरा बालोच प्लेट्यू है एक्चुअल में, यहां वाला रीजन आप देख सकते हो। तो ये आपका बालोच प्लेट्यू जो यहां पर लिखा है, यहीं पर आपको बालूचिस्तान का एक अलग से डिमांड हो रहा है कि भाई साहब हमें अलग देश दे दो आप। फिर यहां पर आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट और रीजन है हैदराबाद, जिसको बोल सकते हो आप, है ना। हैदराबाद एक यहां पर भी है। कराची यहां का बहुत इंपॉर्टेंट है, कराची एक्चुअल में यहां का पोर्ट है ना। कराची हो गया, और मरा हो गया, और ग्वादार हो गया। ये 3 यहां के पोर्ट आप लोग याद कर सकते हो, क्वाची, कराची, और मरा और ग्वादार, है ना। तो ये 3 पोर्ट आप लोग जरूर से याद कर लेना यहां का। वैसे तो यहां पर देखो अब कुछ कुछ मतलब नेशनल पार्क वगैरह दिया है, बट हाँ इतना कुछ डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। हिंदू कुश माउंटेन पढ़ लिया आपने, आपने सुलेमान किरथार पढ़ लिया, आपने कुछ और भी माउंटेन रेंजेस पढ़ने के बाद, जैसे कि यहां पर हमने देखा, कहाँ गया भाई, हाँ, हमने यहाँ पर सॉल्ट रेंज, टोबा एंड काका, चंगा, और फिर सियाहा रेंज, और नॉर्मली ऐसे बाकी रेंजेस भी हमने देख लिए। अब यहां पर ना देखो, कुछ ना कुछ डिस्प्यूट होता है यार।
इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर डिस्प्यूट है, बहुत ही पुराना, है ना, बहुत ही पुराना। आप सबको पता है कि जब अगस्त 1947 में जब इंडिया को आज़ादी मिली थी, तो उस टाइम पर उसके 2 महीने बाद ही, अच्छा ये तो आपको पता ही होगा कि जो हमारे कश्मीर के उस टाइम राजा थे, उन राजा ने एक्सेशन ट्रीटी पर साइन ही नहीं किया था, है ना। तो जब उन्होंने साइन करने से मना कर दिया और उन्होंने ये बोल दिया कि भाई साहब, ना ही वो पाकिस्तान के साइड रहेंगे ना ही वो इंडिया के साइड रहेंगे, वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री चाहते हैं। तो उसका फायदा उठाते हुए अक्टूबर के महीने में पाकिस्तान ने इनके ऊपर हमला बोल दिया। और उस केस में ये डर के मारे फिर यहां पर फोन वोन करते हैं, पटेल साहब और मेनन साहब इसमें हेल्प के लिए निकलते हैं फटाफट से। और आपने वो पूरा मूवी वैसे देखा होगा, प्रधानमंत्री जो सीरीज अगर आपने देखी होगी तो बहुत ही शानदार सीरीज है वो, आपके पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए भी बहुत ही बढ़िया है। तो उस टाइम पर क्या हुआ ना कि वहां पाकिस्तानी सेना जो है वो काफी अंदर तक घुस आई थी इंडिया के अंदर में। और इंडिया के अंदर में वो अभी जो हम लोग जिसको एलओसी बोल रहे हैं, एलओसी क्या है देखो मैं आपको दिखाता हूं। एलओसी इज दिस वन, ये वाली जो लाइन आप देख रहे हो, ये वाली लाइन आपकी क्या है, एलओसी है ना। ये वाली लाइन आपकी एलओसी है। तो उस टाइम ये एलओसी नहीं जानी आती थी, उस टाइम इसको हम लोग क्या बोलते थे, इसको हम लोग बोलते थे सीज फायर लाइन, सीएफएल, है ना, सीएफएल बोलते थे इसको, सीज फायर लाइन बोलते थे। और उस टाइम पर यूएन को 1949 में आके बीच में समझौता करना पड़ा कि भाई साहब जो जहां पर है वो वहीं पर रुक जाए पहले। और अभी के बीच में हम एक सीएफएल सीज फायर लाइन हम लोग बना रहे हैं, उसको कोई उल्लंघन नहीं करेगा, उधर उधर कूद फांद के नहीं जाना है। और सबसे पहले यहां पर आप एक प्लेबिसाइड करा लो, है ना, उसके बेसिस पर लोगों को बताने दो, है ना, कि क्या कहां पर वो जाना चाहते हैं और उसके बेसिस पर जो डिसीजन होगा वो लिया जाएगा। लेकिन आपको पता ही है कि वो कभी होता ही नहीं, मतलब सही तरीके से हुआ नहीं। मतलब पाकिस्तान ने भी उसमें ऐसा कोई बहुत सपोर्ट किया नहीं। 1961 का वापस से वॉर हमें देखने को मिला। फिर 1961 जो इंडो चाइना वॉर था, उसमें इंडिया ने अपना अक्साई चिन वाला एरिया जो है वो हल्का सा खो दिया। और सिमिलरली ये होता ही था तब तक 1962 में। पाकिस्तान भी कम शरारती थोड़ी ना है। पाकिस्तान ने क्या किया कि ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन आप देखना, जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं फिर बाद में इरेज कर दूंगा, इतना बड़ा रीजन, ये वाला रीजन, इसको हम लोग बोलते हैं सक्सगम वैली। यहां पर लिखा है देखो, सक्सगम वैली। ये सक्सगम वैली 1962 में या 1963 में इसको क्या किया, इन्होंने चाइना को सीड कर दिया कि भैया तुम ले लो इसको, कोई बात नहीं है, ये लो। अपना रिलेशन सुधार रहे थे चाइना के साथ में, तो काफी दिक्कत हुई। वैसे अगर हम लोग कश्मीर के राजा की बात करें ना, तो जम्मू के जो राजा थे, जम्मू स्टेट ऑफ जम्मू के जो राजा थे, वो तो अपनी टेरिटरी जो है वो यहां तक की बताते थे, मतलब वो इतनी टेरिटरी है इंडिया की, मतलब इंडिया ऊपर से बिल्कुल बढ़िया फ्लैट रहता। लेकिन वो तो मानी नहीं गई बात को, वो तो चाइना ऑलरेडी ले चुका था उसकी, मतलब वो तो अलग मुद्दा है। अब लेकिन उसके बाद क्या हुआ ना कि आपको पता है 1970 में फिर से वॉर हुए हमारे, है ना, इंडो बांग्लादेश वॉर बोल सकते हैं उसको। तो 1971 वाला वॉर जो है, और उसके बाद हमने फिर परमाणु परीक्षण किया, उसके बाद पाकिस्तान ने भी किया। लेकिन 1972 का जो ये डायलॉग है वो काफी इंपॉर्टेंट था। वैसे तो देखो यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली ये है कि जब भी हम बात करते हैं किसकी, सीज फायर लाइन की, सीज फायर लाइन, तो उस टाइम पर सीज फायर लाइन कब साइन हुई थी भाई साहब, ये 1949 में हुई थी। किसके किसके अध्यक्षता में हुई थी, यूएन के अध्यक्षता में हुई थी। इन्होंने इसको किस ट्रीटी के अंतर्गत किया था, तो एक कराची ट्रीटी हुई थी, है ना। या फिर ट्रीटी नहीं थी, ये एग्रीमेंट था, कराची एग्रीमेंट। कराची एग्रीमेंट के अंदर में ये हुआ था। लेकिन फिर बाद में ये एलओसी बना। एलओसी कैसे बना, एलओसी आप सबको पता है कि 1972 में एक शिमला एग्रीमेंट हुआ था। कहां हुआ था ये भी मैंने बताया है आपको, शिमला एग्रीमेंट। चलो बता दो कहां पर हुआ था जरा, है ना, पिछले वाले मैप में मैंने आपको बताया था शिमला एग्रीमेंट होता है। और इसके अंतर्गत यहां पर एलओसी बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। तो लाइन ऑफ कंट्रोल अभी के लिए फिलहाल यहां पर एक और पॉइंट आप लोग हमेशा याद रखना, ये जो मैंने आपको दिखा दिया इसी को लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। अब लाइन ऑफ कंट्रोल का एक पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट के आगे भी डिस्प्यूट था, है ना। तो ये वाला पॉइंट जो है इसको हम लोग बोलते हैं NJ9842, NJ9842। तो इंडिया मानता है कि जिस हिसाब से हम लोग NJ9842 पे पहुंचते हैं, उससे 90 डिग्री तुरंत ही टर्न करते हैं और इंदिरा कोल तक पहुंचते हैं। तो ये वाली लाइन जो है इसके अंतर्गत अब जो सियाचिन ग्लेशियर है वो इंडिया का हिस्सा है।
लेकिन पाकिस्तान बोलता था कि अरे ऐसे कैसे, NJ 9842 से बिल्कुल सीधे लाइन चलाओ ना, तो उसके बेसिस पर सियाचिन ग्लेशियर हमारा होता है। तो ये फाइट वाइट चली रही थी, लेकिन इसको भी फटाफट से लड़ाई वड़ाई करके इसको ले लिया गया। आप टेबल पूरा देख सकते हो अच्छे से कि कैसे 75 ईयर्स के टेंशंस ये किन स्ट्रीम लाइन में चल रहे थे। तो फिलहाल अभी के लिए क्या होता है, फिर शिमला एग्रीमेंट के अंतर्गत ये LOC डिफाइन होता है, और बाद में क्या होता है कि इसको सियाचिन ग्लेशियर को फिलहाल के लिए तो इंडिया कब्जा लेता है ना। उसको मौका मिलता है, 3 लोगों को पाकिस्तानी वहां पर होते हैं, उनके मिलिट्री के पर्सनल्स होते हैं, उनको वो लोग खदेड़ते हुए सियाचिन ग्लेशियर पर पूरा अपना कब्जा कर लेते हैं। तो इसीलिए अभी हम अपना नदर्न मोस्ट पॉइंट क्या बताते हैं, इंदिरा कोल बताते हैं। हालांकि ये मुझे गलत लगता है यार, इंदिरा कोल क्यों बता रहे हो आप? अगर सच में ये वाला मैप मानते हो तो आपको अपना नॉर्थर्न पॉइंट यहां बताना चाहिए, है ना। तो वो थोड़ा सा है, अभी हम लोग बोलते नहीं कि इंदिरा कोल से इंदिरा पॉइंट तक अपने इंडिया का एक्सटेंशन है, तो वो भी एक तरीके से गलत ही है। हम लोग को और ऊपर का पॉइंट बताना चाहिए नदर्न हिस्से में अगर हम जाए तो। चलो नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं, एक तो हमने देख लिया ये, फिर ऊपर वाला जो ये रीजन है इसको गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन हम लोग बुलाते हैं, और इधर वाला रीजन सियाचिन ग्लेशियर, इसके ऊपर सक्सगम वैली। अब यहां पर नीचे जब हम लोग आते हैं तो यहां पर इस टाइम पर अब देखो, अब ये यूनियन टेरिटरी वगैरह लिखा है, इसको काट देना है ना, ये पुराना मैप होगा, यूनियन टेरिटरी नहीं है अब। तो अब यहां पर जरा इस बात को ध्यान देना आप लोग कि अक्साई चिन एरिया जो है, अक्साई चिन और मतलब चाइना और इंडिया के बीच में जो एक लाइन ऑफ बॉर्डर आपको दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यहां पर आप देखोगे कि एक लेक है आपका, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक है। मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूं, कहां गया अपना, यहां से आता हूं, यहां पर मैं सर्च कर देता हूं, पैंगोंग सो लेक, बॉर्डर डिस्प्यूट। देख लेते हैं बस, अगर ये क्लियर हो थोड़ा मैप, तो बहुत क्लियर तो नहीं है। ये भी बहुत क्लियर नहीं है, बट ठीक है, इसी से पढ़ लेते हैं अभी के लिए हम लोग। यहां पर देखना आप, एक्चुअल में जो पेंगोंगसो लेक है, अच्छा ये कहां पर है ये भी दिखा देता हूं आपको। ये वाला रीजन, इसको आप देख रहे हो ना, ये लेक जो है आपका, ये वाला लेक है ना, ये वाला लेक जो है, इसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, इसको हम लोग नाम दे रहे हैं पेंगोंगसो लेक, है ना। यहां पर लिख देता हूं इसको, पेंगोंगसो लेक। इसमें बस डिस्प्यूट वही होता है यार कि किस फिंगर लाइन तक इंडिया मानता है। मतलब इसमें क्या है ना कि इस पैंगोंगसो लेक में आपको ना ऐसे कई सारे, जैसे बतख लोग की उंगलियां नहीं होती हैं, तो वैसे ही फिंगर्स लगे होंगे। तो फिंगर 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 फिंगर्स हैं, है ना। तो चाइना ये बोलता है कि भाई साहब ये जो फिंगर 2 के बाद जितना हिस्सा है वो अक्साई चीन का एरिया है, और इंडिया ये बोलता है कि ऐसे कैसे भाई, ये जो फिंगर 7 वन के आसपास है इसके बाद आप आओगे तो इतना हिस्सा पूरा हमारा है। तो अभी फिलहाल के लिए, अभी रिसेंट अभी हुआ, ऐसा हुआ कि फिंगर 4 तक इंडिया ने कब्जा लिया है ना। तो इंडिया का कब्जा भी फिलहाल फिंगर 4 तक है, उसके आगे धीरे धीरे अब जैसे ये लोग करते हैं वो अलग बात होगी। लेकिन हाँ, पेंगोंगसो लेक का ये इंपॉर्टेंट एक फीचर है, इसको चलो ले ही चलता हूं मैं, आपको रिवाइज करते टाइम काफी हेल्प हो जाएगी इस चीज से। ये हो गया। अच्छा, पाकिस्तान का जो है ना हिस्सा सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं होता है, मतलब बॉर्डर डिस्प्यूट, ये बॉर्डर डिस्प्यूट और भी दूर तक जाएगा अभी, है ना। कौन सा रीजन है, एक ये रीजन देखना, सर क्रीक रीजन जिसको बोलते हैं हम लोग। जब आप अरेबियन सी के पास में नीचे की तरफ आते हो ना, तो जो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहां पर एक तरफ कच्छ रीजन है, दूसरी तरफ सिंध रीजन है। तो सिंध और कच्छ के बीच में ऐसे कई सारे क्रीक लाइन्स हैं, है ना, क्रीक्स हैं। तो कई सारे क्रीक हैं, उधर काजहार क्रीक है, इधर कोरी क्रीक है। तो इंडिया और पाकिस्तान में डिस्प्यूट कहां पर है, तो जो सर क्रीक थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि भाई साहब देखो, एक मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये सर क्रीक जो है वो ही बॉर्डर जैसा कंसीडर किया जाएगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हुई कि सर क्रीक, अब पाकिस्तान क्या बोलता है कि भाई साहब ये जो सर क्रीक है,
क्योंकि इसको बॉर्डर लाइन बनाया गया है, तो पूरा का पूरा सर क्रिक जो है, अब ये पानी जो है ये इनका है। इंडिया बोलता है ऐसे कैसे यार, तुम्हारा कैसे हो सकता है, सर क्रिक अगर उसके बीच से जा रहा है तो तुम बीच वाली लाइन ले लो, आधा तुम ले लो आधा हम ले लेते हैं। तो पाकिस्तान उस पर एग्री नहीं करता है, तो ये भी एक डिस्प्यूट का एरिया बना हुआ है। तो ये तो पाकिस्तान का अपना सारा डिस्प्यूट, और कुछ कुछ चीजें हमने पढ़ी पाकिस्तान के रेस्पेक्ट में, इनके माउंटेन रेंजेस वगैरह भी पढ़ लिए हमने। और फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेपाल की तरफ। नेपाल की तरफ पढ़ते हैं। नेपाल ने अभी हाल फिलहाल में अपना एक मैप रिलीज किया था, और उस मैप में काफी सारे पोर्शंस को उन्होंने अपने अंदर में क्लेम कर लिया, तो उस पर काफी ज्यादा डिस्प्यूट वगैरह फिर से चला। यहां पर दिखा था कि एरिया जो है अब वो क्लेम कर रहा है वो एक ट्राई जंक्शन एरिया है। उस ट्राई जंक्शन एरिया में आपका सबसे पहले यहां वाला पॉइंट है, एक लिम्पियाधुरा पास है यहां पर, दूसरा है आपका काला पानी, और तीसरा है आपका लिपू लेक। तो काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा, ये जो तीन हिस्सा, या फिर जितना भी आप कलर्ड पिंक कलर में आप देख रहे हो, ब्राउन कलर में देख रहे हो, ये जो है ये अभी नेपाल ने न्यूली ऐड कर दिया है अपने टेरिटरी में, जो कि पहले नहीं था, पहले यहीं से कट जा रहा था। अच्छा, प्रॉब्लम क्या हो गई भाई, फिर प्रॉब्लम यहां पर यह हुई कि यार सबसे पहले ट्रीटी ऑफ सगौली साइन की गई थी 1816 में, आपने पढ़ा होगा ट्रीटी ऑफ सगौली के बारे में। तो ट्रीटी ऑफ सुगौली जो थी वो नेपाल के राजा जो थे वो और ब्रिटिशर्स के बीच में साइन की गई थी ट्रीटी। उन्होंने ये बोला था कि जो काली रिवर है, काली रिवर विल बी मार्क्ड एज द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। यहां पर जो आप ये देख रहे हो, ये वाली रिवर्स, ये वाला बॉर्डर जो देख रहे हो आप, ये पूरा जो है ये काली रिवर का है, लेकिन काली रिवर ऊपर भी चलती है। तो उस ट्रीटी ऑफ सुगौली में ये कहीं नहीं लिखा था कि यार ये काली रिवर ओरिजिनेट कहां से होती है। तो नेपाल ने उसी का फायदा उठाया बस। उन्होंने बोला कि देखो, नेपाल ने बोला कि भाई साहब देखो, जो ये काली रिवर है ना, ये एक्सटेंड होती है कहां तक, ये जाती है आपके लिम्पियाधुरा से स्टार्ट होती है। और इंडिया का मानना है कि नहीं भाई, लिम्पियाधुरा नहीं है, यहां पर एक हॉट स्प्रिंग है आपका लिपू लेक पास के पास यहां पर, तो वो बेसिकली इस रीजन में जाके लिपू लेक से वो निकलती है। तो इसीलिए ये वाला रीजन अभी तक इंडिया मानता था। अब नेपाल ने क्या चालाकी की कि यार इसका सोर्स ओरिजिन तो डिक्लेयर ही नहीं हो रहा है ना, सीधे इधर कर दो, है ना। अब जैसे आप ही समझ लो कि भागीरथी रिवर है, अलकनंदा रिवर है, हम किसको बेस माने, हम किसको बोले कि हाँ भाई गंगा की जो सोर्स है वो भागीरथी रिवर है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, कौन सा है, कैसे पता चलेगा ना। तो वो हमेशा डिबेटेबल होता है। तो पहली मार्क आउट होता तो बात अलग होती थी, लेकिन इसमें मार्किंग्स चूंकि नहीं थी, तो इसीलिए ये काफी टेंशन वाला काम बन गया। तो अभी के लिए फिलहाल उन्होंने ऐसा ड्रॉ किया कि काली रिवर देखो ये है, यहां से निकल कर आ रही है काली रिवर, और फिर इसको महाकाली रिवर बोल देते हैं, ऐसा ऐसा करके, है ना। तो ये एक प्रॉब्लम सिचुएशन चल रही है जो कि इंडिया नेपाल के बीच में एक प्रॉब्लम है। अब यहां पर एक्चुअल में इसको पूरा ट्रिगर कौन करता है, ट्रिगर कैसे हुआ, ट्रिगर ऐसे हुआ कि इंडिया नेपाल के बिल्कुल बीचों बीच में हमारा जो इस वाले मैप पे देखना, कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए बहुत सारे श्रद्धालु जो होते हैं वो वहां पर उसकी परिक्रमा के लिए जाते हैं कैलाश मानसरोवर की। तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा को थोड़ा सही बनाने के लिए, समय कम करने के लिए, इंडिया ने भी हाल फिलहाल में एक नया रोड मैप क्रिएट किया था जिसको मोटरेबल रूट कहा जा रहा है। ये जो मोटरेबल रूट है वो आप अगर देखोगे तो प्रॉपरली यहां से पूरा पास होते हुए जा रहा है ना, ये वाला रीजन, और ये नेपाल का रीजन था। तो जब उनको लगा कि अरे यार ये बिल्कुल यहां से, तो अभी हम लोग देख रहे थे काला पानी रीजन, इधर साला आपका लिम्पियाधुरा है, और ये लिम्पियाधुरा, काला पानी, लिपू लेक, तो ये वाला हिस्सा जो है अब इसमें तो इंडिया ने कंस्ट्रक्शन कर लिया अपना, है ना। यहां पर तो ट्रैकिंग रूट बना दिया उन्होंने। तो ट्रैकिंग रूट कैसे बना दिया, इसी चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए, कुछ तो बैकग्राउंड में सपोर्ट होगा ही किसी और कंट्री का, तो बट उसने ऐसा बोल दिया, है ना। तो याद रखना यहां पर भी कि ये इनके बीच में भी एक डिस्प्यूट चल रहा है। सिमिलरली बांग्लादेश की बात करते हैं। बांग्लादेश में ऐसा कुछ बहुत ज्यादा तो है नहीं, बट हाँ कुछ कुछ चीजें याद रख लो कि जब ब्रह्मपुत्रा जब है अपने बांग्लादेश में इंटर करती है तो इसका नाम क्या होता है, जमुना हो जाता है, जमुना, है ना। जमुना रिवर जो है वो बेसिकली इस गंगा रिवर के साथ में जब अंदर की तरफ आती है तो जमुना रिवर और गंगा रिवर का मिलन होता है, और ये क्या बनती है आगे चल के। वैसे तो ये आपकी गंगा रिवर इधर से भी आ रही है ना, जमुना रिवर ऊपर से आ रही है, और इधर साइड से आपकी मेघना रिवर आ रही है, मेघना रिवर, और मेघना रिवर, जमुना रिवर और गंगा सब मिलके पद्मा रिवर बनाती है, और पद्मा रिवर फाइनली जो है वो यहाँ सुंदरबन डेल्टा बनाता है। तो सुंदरबन डेल्टा यहाँ पर आप देख सकते हो प्रॉपर पूरा, यहाँ से पूरा इधर साइड में भी आपको दिखेगा, क्योंकि इसकी एक डिस्ट्रीब्यूटरी भी तो है, हुगली रिवर जो है वो भी है। तो गंगा का ये जो माउथ है ये बे ऑफ बंगाल में आपको देखने को मिलता है। अच्छा, कुछ कुछ चीजें आपको और पता होना चाहिए, जैसे कि
ये जो पूरा का पूरा बांग्लादेश बना हुआ है ये एक्चुअल में एक फॉल्ट गैप में बना हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं मालदा गैप, है ना। तो ये जो मालदा गैप है या मालदा फॉल्ट है वो कैसे बना था कि बेसिकली देखा जाए तो यहां पर हम लोग ना अभी आगे चल के जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे इस चीज को कि यहां पर गारो, खासी और जैंतिया, ये 3 माउंटेन रेंजेस मिलते हैं। कौन कौन से? गारो, खासी और जैंतिया, जीकेजे। तो जीकेजे माउंटेन जब यहां पर मिलता है तो इसका, और यहां पर आप देखोगे तो यहां पर छोटा नागपुर प्लेट्यू का ऊपर हिस्सा जो आप देखोगे वो आप राजमहल हिल्स देखते हो। तो राजमहल हिल्स और गारो हिल्स, इन दोनों के बीच में ये पूरा प्लेट्यू रीजन एक्सटेंडेड था। मतलब कि जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है वो डेक्कन प्लेट्यू ये पूरा हिस्सा था। बट अचानक से यहां पर एक सबसिडेंस होता है, यहां पर एक फॉल्टिंग क्रिएट होती है, सारा का सारा हिस्सा अंदर की तरफ धंस जाता है। और उस केस में तब से लेकर अभी तक जो आपके ब्रह्मपुत्रा रिवर हैं, गंगा रिवर हैं, ये सभी अपने सेडिमेंट्स लाते उस पूरे फॉल्ट में फिल कर रही हैं, है ना। और फिल करते इस पूरे रीजन को उन्होंने एकदम प्लेन रीजन बना दिया है, और फिर अब जाके इतने पतले रीजन में फ्लो हो रही हैं। तो आप समझ सकते हो कि ये बहुत पुराना चला आ रहा है ना। और इसीलिए यहां पर आपको जब ये अंदर की तरफ सबडक्ट हुआ था तो काफी सारे फॉरेस्ट एरियाज वगैरह ये सब भी सबडक्ट हुए ही होंगे। तो उसके हिसाब से यहां पर आपको मिनरल रिसोर्सेज भी देखने को मिल जाते हैं। इसीलिए कुछ कुछ चीजें और जो आपको याद रखनी है वो ये है कि इन सब की कुछ कुछ और ट्रिब्यूटरीज हैं। जैसे कि जब आप बांग्लादेश की बात करते हो तो आपका एक मधुमती रिवर याद रखना, गंगा की ट्रिब्यूटरी है। सिमिलरली आप यहां पर मेघना को तो वैसे पढ़ ही चुके हो। एक यहां पर आपका कप्ताई लेक है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, कप्ताई लेक। नेपाल में भी अगर आप रिवर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा देखो एक बार, तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि ये कौन सी रिवर है? काली रिवर है। काली रिवर और करनाली रिवर, यहां से आप देख रहे होगे कि आपकी करनाली रिवर बह रही है। यहां पर ये वाला जो रीजन है, यहां पर आपका रीजन आता है, इसको बोलते हैं हम लोग ब्रह्म घाट, है ना, इसको बोलते हैं हम लोग ब्रह्म घाट। और जब ये दोनों रिवर मिल जाती है तो इंडिया में इसी रिवर को, काली करनाली रिवर जब मिल जाती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? घाघरा रिवर। फिर सिमिलरली यहां पर आप देख रहे होगे कि आपको एक नारायणी रिवर देखने को मिल रहा है। तो नारायणी रिवर को ही हम लोग जब इंडिया में आते हैं तो इसी को हम लोग काली गंडक रिवर बोलते हैं, या फिर सिर्फ गंडक रिवर बोलते हैं, इसी नारायणी रिवर को ही। तो आपको पता ही है कि यहां ऊपर से प्रॉपर सप्तकोशी रिवर आती है, और इंडिया में भी इसको बिहार के अंदर में कोसी रिवर ही बोलते हैं। और यहां पर 7 नदियों का समागम होकर ये कोसी रिवर बनती है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोसी रिवर बोलते हैं ना। कोसी रिवर सप्तकोशी ऊपर कहलाती है, और यही जब नीचे आती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोसी रिवर, सौरो ऑफ बिहार बोला जाता है इसको हम लोग। सिमिलरली अगर आप इसके हिमालयाज की बात करोगे तो हिमालयाज में आपको ऊपर के रीजन में आपको ग्रेटर हिमालयाज के पोर्शंस दिखते हैं। ग्रेटर हिमालयाज के पोर्शंस जब भी आप देखोगे तो उसे कुछ इंपॉर्टेंट जो आपको रेंजेस याद करने हैं वो कौन कौन से भाई? एक है आपका अन्नपूर्णा रेंज, यहां पर आप देख सकते हो अन्नपूर्णा। फिर ऑब्वियस सी बात है एवरेस्ट तो है ही आपका। इसी के जस्ट आगे आप बढ़ते हो तो इसी के जंक्शन पर आपको क्या दिखता है? यहां पर कंचनजंगा, माउंट कंचनजंगा देखने को मिलता है। तो ये आप 2-3 याद कर लेना। सिमिलरली जब आप नीचे के हिस्से पर जब आप आते हो, है ना, जब आप लेसर माउंटेन चेन्स को देखते हो तो वहां पर आपको 3 माउंटेन्स मिलते हैं, उसका नाम मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर मेंशन नहीं है। यहां पर आपका आता है दुधवा, ये आता है आपका मोरी, यहां पर आता है चुरिया। तो मैं नंबर दे देता हूं 1, 2 और 3। क्या क्या बोल दिया मैंने? 1 नंबर पर मैंने बोला दुधवा, मोरी, चुरिया। ये 3 माउंटेन रेंजेस आपको लोअर वाले हिमालयस रीजन्स में देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया आपका नेपाल वाला रिवर, है ना। नेपाल का पूरा फिजिकल मैप भी हमने पढ़ लिया। सिमिलरली अब ये श्रीलंका का है। श्रीलंका जो है अपने रेडियल पैटर्न के लिए जाना जाता है ना। रेडियल पैटर्न का मतलब क्या है कि बीचों बीच इसके एक माउंटेनियस रीजन है और वहीं से सारी नदियां चारों तरफ के दिशाओं में बहती हैं। तो आप देख सकते हो कि बिल्कुल सेंट्रल रीजन जो है ना, ये एडम्स पीक बोलते हैं इसको हम लोग, एडम्स पीक। ये एडम्स पीक के ऊपर यहां पर आपको सबसे बीचों बीच बिल्कुल ये माउंटेन रेंज मिलता है, और इसके चारों तरफ फिर आपको नदियां ही नदियां मिलेंगी, है ना। तो यहां पर भी आप देख सकते हो, एक है काला रिवर और एक है कालू रिवर। तो काला कालू कहां पर है भाई साहब? यहीं पर है। काला कालू के बाद एक और के है जिसका नाम है किरिंदी रिवर, है ना। काला कालू किरिंदी, ये 3 याद रख लेना। अब यहां पर देखना हम्बन टोटा आपने पढ़ा ही होगा,
चाइनीज ने यहां पर अपना एक बेस बनाने की बात की है ना, हम्बनटोटा। इस हम्बनटोटा पोर्ट को चाइना ने फंड किया था। यहां पर आप लिख सकते हो कि दिस हैज बीन फंडेड बाय चाइना। और जब ये चुका नहीं पाया उसका कर्जा, तो इट हैज बीन लीज्ड फॉर 99 ईयर्स टू चाइना। तो अभी चाइना कंट्रोल कर रहा है इसको, है ना, हम्बनटोटा पोर्ट को। तो यहां पर आप देख सकते हो हम्बनटोटा पोर्ट जो है वो आपके करिंदी रिवर के पास में ही है। अब यहां पर आपको इधर साइड में क्या मिलता है, गल्फ ऑफ मन्नार। इधर साइड में क्या मिलता है आपको, पार्क स्ट्रेट। तो पार्क स्ट्रेट जो है ये छोटा पतला सा रीजन जो आप देख रहे हो ये वाला है, और बीच में आपको क्या मिलता है, एडम्स ब्रिज देखने को मिलता है। यहां पर आपको ऊपर के हिस्से में ये जाफना पेनिनसुला देखने को मिलता है। ये भी एक पेनिनसुला है जो 3 साइड से वाटर से घिरा हुआ, आप देख सकते हो। तो ये क्या बोल रहा है, जाफना पेनिनसुला। इधर साइड में क्या मिलेगा आपको, बे ऑफ बंगाल, नीचे इंडियन ओशन, और इधर साइड में गल्फ ऑफ मन्नार। ये 3 चीजें आपको इस तरीके से याद रखनी थी। नॉर्मली श्रीलंका का कैपिटल आप सबको पता ही है यार, कोलंबो है। कोलंबो यहां पर है, देख लो कोलंबो। इसके अलावा यहां पर आपको और कुछ याद करने की जरूरत है मेरे हिसाब से तो नहीं। एक और रिवर बस आप याद कर सकते हो, यान रिवर जो है, कालू, किरिंदी और यान रिवर। ये 4 रिवर अगर आप याद कर सकते हो तो याद कर लेना, एंड रेस्ट इज डन। कोई दिक्कत नहीं है इतना, है ना। तो इतना ही चीजें आपको याद करनी थी भाई साहब, जिसके बेसिस पर आपका ये वाला सेशन भी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और हम लोग ओशन की मैपिंग करेंगे, और दैट विल बी इट। खत्म हो जाएगा फिर अपना ये पोर्शन, और बहुत ही जल्द फिर हम लोग कुछ और शुरू करेंगे, है ना। कमेंट सेक्शन में बता भी देना कि और क्या शुरू कराना चाहते हो, क्या पढ़ना चाहते हो, है ना। तो उसके बेसिस पर हम उसको भी थोड़ा स्टार्ट करते हैं। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।